हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बच्चा एजुटेक। चलो तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अगले लेक्चर की ओर चलते हैं, जहां हम लोग सीखेंगे कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है। पिछले लेक्चर में हमने सीखा कि फ्लूइड डायनामिक्स में स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो ऐसे दो फ्लोज होते हैं, और इन दोनों फ्लोज में स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज सारी बातें हमने सीखी। टर्बुलेंट फ्लो को भी जल्दी सीखेंगे, उससे पहले हम लोग स्ट्रीमलाइन से रिलेटेड सारी बातें अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से सीख लेंगे। तो चलो मैं पहली हेडिंग लगा देता हूं आज की, वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का इक्वेशन। देखो ऐसा है कि कंटिन्यूटी ऑफ इक्वेशन भी आइडियल और स्ट्रीमलाइन फ्लो पे लगता है। आइडियल और स्ट्रीमलाइन फ्लो, यानी कि फ्लो स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, फ्लूइड आइडियल होना चाहिए। फ्लूइड आइडियल कब होता है, आइडियल फ्लो कब होता है? तीन चीजें होनी चाहिए। याद होगा तो पिछले लेक्चर में बताई थी। पहली बात होनी चाहिए कि इनकॉम्प्रेसिबल, उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर आप उसको दबाओगे तो उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, इनकॉम्प्रेसिबल। दूसरी बात थी कि उनका जो विस्कोसिटी है वो नहीं होनी, मतलब नॉन विस्कस लिक्विड होना चाहिए, यानी कि कहीं तो भी उनके लेयर्स में फ्रिक्शन नहीं होना आइडियल है। मतलब ऐसा रियलिटी में हो नहीं सकता कि दो लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन ही नहीं है, लेकिन ऐसा होगा कि आपको नॉन विस्कस लिक्विड लेना पड़ेगा। और तीसरी केस हमने आइडियल फ्लो में देखी थी कि उसके अंदर इर्रोटेशनल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, यानी कि कहीं तो भी उनके केस में जो ओमेगा है वो वहां पर कहीं तो भी जीरो होना चाहिए। उसमें के जो रोटेशनल मोशंस है वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे। ये सारे आइडियल फ्लो के बारे में हमने बात की थी। स्ट्रीमलाइन फ्लो वो होता है जहां पर उसका जो स्ट्रीमलाइन जो पाथ होता है, उस पाथ के किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाए तो आपको डायरेक्शन ऑफ फ्लो मिलेगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो मिलेगा कि किस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है। तो आप टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ करो, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन मिल जाएगी। ऐसा होता है स्ट्रीमलाइन। तो ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में सीखी थी। जिन लोगों ने मेरा पिछले लेक्चर नहीं देखा, प्लीज पहले पिछला लेक्चर देखिए, स्ट्रीमलाइन को ठीक से समझिए, उसके बाद आ जाइए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे। तो चलो देखो, मान लेते हैं कि एक ऐसा पाइप है, यहां पर अलग क्रॉस सेक्शन एरिया, यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया है। मान लो यहां का क्रॉस सेक्शन एरिया है A1, यहां का क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं A2। यहां पर जो वेलोसिटी है, यहां पे जो लिक्विड अंदर फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी है V1, यहां से लिक्विड जब बाहर आ रहा है उसकी वेलोसिटी है V2। ठीक है, तो यहां से ऐसे लिक्विड अंदर जाता है और ये लिक्विड यहां से बाहर आ जाता है ना। इस तरह से यहां पर फ्लो हो रहा है कहीं तो भी। और ये चीज इस एक्टिविटी में हमने ये बोला है कि ये जो फ्लो है ये कैसा फ्लो है? स्ट्रीमलाइन फ्लो है। जो फ्लूइड है वो आइडियल फ्लूइड है। चलो ठीक, अब यहां पर हम लोग ठीक से समझते हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होता है A1V1 इज इक्वल टू A2V2। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है? A1V1 इज इक्वल टू A2V2। मतलब बोलने का मतलब ये है कि एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होता है। एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ये कांस्टेंट होता है कहां पर? जब हम इस तरह से आइडियल फ्लूइड का स्ट्रीमलाइन फ्लो करते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया है ना? अच्छे से नहीं समझ में आया कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कैसे आ गया, क्या किया। ठीक है, अब डिटेल एक्सप्लेनेशन सुनो। अब मैं सबसे पहले तो आपको ये बोलता हूं कि वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो क्या होना चाहिए? वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो मतलब रेट ऑफ फ्लो भी बोल सकते हो आप इसको, रेट ऑफ फ्लो। आप रेट ऑफ फ्लो बोल दो, है ना। वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो मतलब रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो मतलब क्या हुआ कि कितना लिक्विड यहां से ऐसे फ्लो करता है, उसका रेट क्या है। एक सेकंड में कितना लिक्विड फ्लो करता है वो उसका रेट होता है। रेट वर्ड हम कब यूज करते हैं? जब हम लोग कितना पानी एक सेकंड में यहां से गया, भाई जितना पानी यहां से जाएगा उतना ही पानी यहां से बाहर आएगा। जितना पानी बोलो या कोई और फ्लूइड बोलो, है ना। जितना फ्लूइड यहां से अंदर जाएगा उतना ही फ्लूइड यहां से बाहर आएगा। तो ये है वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो। तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो मतलब वॉल्यूम फ्लोन इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में कितना वॉल्यूम फ्लो हो गया,
कितना वॉल्यूम फ्लो होगा, जो भी इसका एरिया होगा मल्टीप्लाइड बाय जो भी उसकी वेलोसिटी होगी, ये होता है। ठीक, फिर भी सर एकदम डिटेल में नहीं समझ में आया, चलो अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए अब इसको इसी चीज को थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन। मान लो कि हम लोग लिक्विड को ऐसे बता रहे कि यहां से ऐसे लिक्विड फ्लो कर रहे हैं, है ना। मान लो यहाँ पर लिक्विड अभी ऐसे पार्टिकल हर एक मॉलिक्यूल, 2 मिनट के लिए हम लोग पानी पकड़ लेते कि पानी इसमें से बह रहा है ना। मान लो कि वाटर मॉलिक्यूल्स है, सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ गए, है ना, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ गए, है ना। यहाँ पे लिखता हूं मैं इन टाइम डेल्टा टी, छोटा सा समय, थोड़े से समय में, है ना, थोड़े से समय में यहाँ पर ये जो कितना टाइम लगा, डेल्टा टी टाइम लगा। डेल्टा टाइम टी में ये वाला पार्टिकल मान लो यहाँ पे आ जाता है, ये वाला पार्टिकल यहाँ आ गया, है ना, ये वाला पार्टिकल यहाँ आ गया, ये वाला पार्टिकल यहाँ आ गया, ये वाला पार्टिकल इधर आ गया, है ना। ये सारे पार्टिकल ऐसे आ गए, ये सब उसको फॉलो कर रहे हैं, ये सब उसके पीछे पीछे आ गए। देखो ये सारे पार्टिकल्स उसके पीछे पीछे पहुंच गए, है ना, ये सारे पार्टिकल्स उसके पीछे लग गए। ऐसे बता देता हूँ, यहाँ पर कहीं तो ये एक, ठीक है, ये सारे पार्टिकल उसके पीछे पीछे आ गए, तो ये बाकी के पार्टिकल तो पीछे पीछे आ गए। ये जो है ये पार्टिकल्स जो इनिशियली यहां पर थे, डेल्टा टी टाइम के बाद यहां पहुंच गए। डेल्टा टी टाइम के बाद यहां से वो यहां पहुंच गए। कितने टाइम के बाद, डेल्टा टी टाइम के बाद। तो डेल्टा टी टाइम में अगर ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंच जाता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। भाई साइंस में हमने सीखा है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। इसकी वेलोसिटी कितनी है, v1 है, टाइम कितना लगा, डेल्टा टी लगा। ये हुआ डिस्टेंस ट्रेवल। क्या हुआ ये, डिस्टेंस ट्रेवल। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं इन टाइम डेल्टा टी डिस्टेंस d इज इक्वल टू v1 इनटू डेल्टा टी। डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो गया, v1 इनटू डेल्टा टी। अच्छा ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, कितना पानी यहां पर अंदर जाएगा, उसका वॉल्यूम कितना है, अगर वो निकालना है तो हम ऐसे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड दैट enters in time delta t is equal to। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, वॉल्यूम मतलब होता है एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। नहीं समझ में आया। मान लो कि एक सिलेंडर है, मान लो कि ये सिलेंडर, इसका वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है, ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया मल्टीप्लाइड बाय ये वाली लेंथ, है ना। एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मतलब वॉल्यूम होता है। तो जैसे यहां पर हमको देखने को मिल रहा है, उसी तरह से हम लोग यहां पर भी बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर पार्ट का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड दैट एंटर्स इन डेल्टा टी सेकंड। तो जितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड मल्टीप्लाइड बाय जितना एरिया, मतलब a1 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल d। मान लो ये d1 बोल देते हैं हम, a1 d1 मतलब कितना हुआ, a1 d1 मतलब a1 into d1 कितना, d1 है v1 into डेल्टा t। अच्छा ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मास ऑफ फ्लूइड दैट एंटर्स इन डेल्टा टी सेकंड। डेल्टा टी सेकंड्स में कितना अंदर गया, ठीक है। मास कितना होगा, मास ऑफ फ्लूइड दैट एंटर्स इन टाइम डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम में जो फ्लूइड अंदर चला गया उसका मास कितना होगा। अब ये सवाल है, इसका मास कितना होगा, जो यहां से अंदर चला गया इसका मास कितना होगा। मास क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, सच बात है। तो मास इज इक्वल टू अगर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी रो है मान लो। वॉल्यूम कितना है, ये लिखा है यहां पे, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना, a1 v1 डेल्टा टी। एग्री सबको, चलो ठीक। अब मान लो जितना लिक्विड यहां से अंदर जाएगा उतना ही लिक्विड यहां से बाहर आए, जितना लिक्विड अंदर गया उतना ही लिक्विड बाहर आ गया, है ना। जितना लिक्विड अंदर गया उतना ही लिक्विड बाहर आ गया। यहां लिख देता हूं आइडियल प्लस स्ट्रीमलाइन, यहां लिख देते हैं हम ये वाली बात, आइडियल प्लस स्ट्रीमलाइन। थोड़ा सा जगह बच गई यहां पर, और यहां लिख देते हैं AB इज इक्वल टू कांस्टेंट। चलो, तो अभी जितना लिक्विड डेल्टा टी टाइम में अंदर जाएगा उतना ही लिक्विड बाहर आएगा।
यहाँ पे लिखता हूँ इन टाइम डेल्टा टी द फ्लूइड enters is equal to fluid leave or comes out, fluid comes out of ट्यूब में से उतना ही लिक्विड बाहर आएगा जितना लिक्विड डेल्टा टी टाइम में बाहर अंदर जाएगा। तो मान लो यहाँ पर लिक्विड है, मान लो ऐसे बोल देते हैं, यहाँ पर ऐसे है ना, ऐसा लिक्विड है यहाँ पे, ये पूरी लिक्विड की पार्टिकल की लाइन लगी हुई है, मान लो यहाँ पर लाइन लगी हुई है, और अब ये वाले लिक्विड्स डेल्टा टी टाइम में बाहर आएंगे। डेल्टा टी टाइम में ये वाला यहाँ पार्टिकल यहाँ पहुंच गया बाहर, ये वाला यहाँ पर पहुंच गया, ये वाला यहाँ पहुंच गया, ये वाला यहाँ पहुंच गया, उसको फॉलो कर रहे बाकी, समझ रहे हो? बाकी क्या कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, ये फॉलो कर रहे हैं, ओके। बाकी लोगों ने फॉलो किया, ये यहाँ से डेल्टा टी टाइम कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो गया, फिर डेल्टा टी टाइम्स में डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हुआ, डिस्टेंस ट्रैवल्ड वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन, v2 into डेल्टा t। तो यहाँ पर क्या होगा, अब d2 is nothing but equal to v2 into डेल्टा t, और डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय एरिया मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, volume of fluid that leaves or comes out of tube in time delta t is equal to delta t टाइम में कितना लिक्विड बाहर आ गया, इतना आ गया। वॉल्यूम क्या रहता है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, मतलब A2 into V2 डेल्टा। बहुत बढ़िया। अगर ये ऐसा होता है, अगर इस तरीके से ये हो गया कि ये इतना लिक्विड यहाँ से बाहर आ गया, तो मास क्या होगा, मास ऑफ फ्लूइड दैट कम्स आउट ऑफ ट्यूब इन टाइम डेल्टा टी इज नथिंग बट इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है, A2V2 डेल्टा टी। समझ गए, A2V2 डेल्टा, फिर से लिख देते हैं थोड़ा अच्छे से, A2V2 डेल्टा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये है मास। अब मुझे एक बात बताओ कि जब कभी लिक्विड यहाँ से यहाँ चला गया तो मास थोड़ी बदलेगा, ऐसा तो नहीं होगा यहाँ पर बहुत भारी लिक्विड यहाँ हल्का हो गया, ऐसा थोड़ी ना होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, मास कंजर्व हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के कंजर्वेशन के हिसाब से mass of fluid that enters in delta time t must be equal to mass of fluid that comes out of the tube in time delta t। जितना मास अंदर गया उतना ही मास बाहर आएगा। तो मान लो अगर यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि ये m1 है और मान लो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये m2 है, तो therefore m1 must be equal to m2। m1 और m2 एक दूसरे को कितने कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ कितना है, यहाँ है density into A1 V1 delta T is nothing but equal to density into A2 V2 delta T। दोनों डेंसिटी से डेंसिटी कट गया, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, A1 V1 is nothing but equal to A2 V2, और यही हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, AV is equal to constant। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई कि नहीं? ये AV is equal to constant, मतलब A into V कांस्टेंट है, यही हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया, आपको बताया भी किस तरह से ये जो चीज है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है। AB is equal to constant, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी और वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना ज्यादा एरिया उतनी कम वेलोसिटी, जितना कम एरिया उतनी ज्यादा वेलोसिटी। भाई यहाँ पर आप सोचो, जब एरिया कम होगा पानी जोर से आएगा, जब एरिया ज्यादा हो जाएगा पानी धीरे धीरे आएगा। समझ में आया आपको? तो इस तरह से हम लोगों ने ये जो देखा, दैट इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब समझते हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बाद कहीं तो भी इसके ऊपर के न्यूमेरिकल। चलो, तो AB इज इक्वल टू कांस्टेंट समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। चलो अब इसके ऊपर के बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देता हूं, आसान देंगे, पहले थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देंगे।
इजी और बढ़िया वाला क्वेश्चन देंगे। चलो मान लो यहां पर एक ऐसा ट्यूब है ना, इसका रेडियस जो है वो है 1 mm, इसका रेडियस जो है वो है 2 mm। मान लो इसका रेडियस 1 mm है, इसका रेडियस 2 mm। यहां से लिक्विड अंदर जाता है और उसकी वेलोसिटी होती है मान लो 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मान लो यहां से लिक्विड अंदर गया और 2 मीटर पर सेकंड से गया। ठीक है, यहाँ का एरिया A1 है, यहाँ का एरिया A2 है। क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ से बाहर आते वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड से लिक्विड अंदर गया तो बाहर कितने वेलोसिटी से आएगा। जाहिर सी बात है कि दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। चलो, बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 B1 must be equal to A2 B2, है ना। यहाँ पे एरिया कितना होगा, यहाँ पे एरिया होगा पाई r1 स्क्वायर v1 इज नथिंग बट इक्वल टू पाई r2 स्क्वायर v2। सही बात है, पाई r2 स्क्वायर v2। ठीक है, अब यहाँ पे कितना होगा, पाई से पाई क्या हो गया, कट हो गया। r1 कितना है, 1 mm है। mm मतलब कितना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 10⁻⁻⁶ इनटू वेलोसिटी v1 इज 2 एंड यहाँ पर कितना होगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ इनटू वेलोसिटी v2 हमको फाइंड आउट करनी है ना। 10⁻⁶ से 10⁻⁶ भी कट हो गया, 4 इधर आएगा तो वेलोसिटी 2 इज नथिंग बट इक्वल टू 2/4, दैट इज वेलोसिटी 2 इज इक्वल टू 1/2, दैट मींस वेलोसिटी 2 इज 0.5 मीटर पर सेकंड। देखो यहां कहीं तो भी 2 थी वेलोसिटी, 2। आपने रेडियस को डबल बढ़ाया, रेडियस को डबल किया, यानी एक्चुअल में एरिया 4 टाइम्स हो गया। अगर एरिया 4 गुना बढ़ेगा तो वेलोसिटी 4 गुना घटेगी। यही ए और बी का इनवर्स रिलेशन। एक न्यूमेरिकल के माध्यम से आपको समझाया कि किस तरह से ये हुआ है। ठीक है, तो चलो अब दूसरा क्वेश्चन आपको पढ़ाते हैं। दूसरा क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और अब जेई का क्वेश्चन लेते हैं। जेई का एनडब्ल्यूटी में भी एक बार इसको पूछा गया है इसी टाइप का, थोड़े से नंबर्स बदले हुए थे, थोड़ा सा नंबर अलग था लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही था। एनडब्ल्यूटी हो जेडब्ल्यू हो, हम हमेशा आपको ऐसे क्वेश्चंस पढ़ाते हैं जो जेई और नीट में आएंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको हमेशा पढ़ाए जाते हैं जिस लेवल के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, चलो तैयार हो जाओ। एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। मान लो कि यहाँ पर एक ऐसा ट्यूब है जिसको यहाँ पर एक ऐसी ओपनिंग है ना? मान लो कि यहाँ पर ऐसा ट्यूब है, इसको ओपनिंग है, यहाँ पर एक पिस्टन है, पर पिस्टन लगा हुआ है ऐसा। ठीक है, और मैं बता देता हूँ कि ये जो ट्यूब है इसकी जो डायमीटर वो है 8 mm। ठीक है, 8 mm डायमीटर का लिक्विड है। यहाँ इसके अंदर मतलब वो ट्यूब है, यहाँ पर ऐसा लिक्विड है, ये लिक्विड यहाँ से बाहर आ रहा है ना। अब देखो यहाँ नोजल में से बाहर आएगा तो कैसा आएगा, ऐसा गिरेगा। लिक्विड कैसा गिरेगा, ऐसा गिरेगा, है ना। मान लेते हैं कि ये सरफेस से ये जो नोजल है यहाँ पर, ये जो ओपनिंग है ना, सरफेस से ये ओपनिंग 1.25 मीटर पर है। मान लो कि ये सरफेस से 1.25 इतने पे है। मान लो यहाँ से मान लो उसकी जो वेलोसिटी है v1 वो है 0.25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 0.25 मीटर पर सेकंड, इतने इससे यहाँ पर आ रहे हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में मैं आपको बता दूं 10 मीटर पर सेकंड। अब सवाल है इसकी भी डायमीटर दिया हुआ है, देखो इसका भी डायमीटर बता देता हूं। डायमीटर ये मान लो कैपिटल डी है तो ये स्मॉल डी, इसका डायमीटर है मान लो 2 mm। ठीक है, इसका डायमीटर कितना है 2 mm, तो ये 2 mm है, ये 8 mm है। यहाँ से वेलोसिटी आ रही है 0.25, है ना, और लिक्विड यहाँ से दूर चला गया तो कितनी दूर गया, ये रेंज आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि ये लिक्विड यहाँ से कितनी दूर तक जाता है, उसकी रेंज कितनी होती है। सवाल अच्छा है ना। चलो 4 ऑप्शन दे देता हूँ, 1 मीटर, 2 मीटर्स, 3 मीटर्स और 4 मीटर।
ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दे दिए, जल्दी से इसको पॉज करके सॉल्व करो और देखो कि आपका आंसर करेक्ट आता है या नहीं। ठीक है, चलो मैं सॉल्व करता हूं। देखो ऐसा है कि यहां कहीं तो भी हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो लगाएंगे ही, लेकिन हमको फाइंड करनी है रेंज, और यहां कहीं तो भी प्रोजेक्टाइल मोशन का भी आपको उपयोग करना है, प्रोजेक्टाइल मोशन का भी यूज करना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा लेते हैं। बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी a1 b1 मस्ट बी इक्वल टू a2 b2, a1 b1 a2 b2 को इक्वल होना चाहिए। a1 क्या होना चाहिए, पाई r1 स्क्वायर है ना, तो एक काम करते पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ की डायमीटर का स्क्वायर ले लेते हैं, 10 × 10⁻⁶ नहीं 64 × 10⁻⁶ है ना, mm 8 का स्क्वायर, डायमीटर का लोगे हाफ रीडिंग, यहाँ डायमीटर लो, यहाँ पे भी डायमीटर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर आएगी वेलोसिटी 0.25, यहाँ की वेलोसिटी निकलेगी कि यहाँ से कितनी वेलोसिटी से लिक्विड बाहर आ रहा है ना, कितनी वेलोसिटी से लिक्विड बाहर आ रहा है, 0.2। क्यों ऐसे कर रहे हैं सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं? देखो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज मतलब कितना, रेंज मतलब क्या होता है, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन। कितना टाइम लगेगा यहाँ से आने में, टाइम नहीं पता, वेलोसिटी कितनी लगेगी वो भी नहीं पता, तो पहले वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, फिर फाइंड करेंगे टाइम, और दोनों निकल जाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, रेंज निकल जाएगा। समझ में आया? प्रोजेक्टाइल मोशन, आप मेरे प्रोजेक्टाइल मोशन के वीडियोस देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब किस तरह से कैलकुलेशंस होते हैं। तो यहाँ पर अभी फिलहाल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाया, a1 b1 इज नथिंग बट इक्वल टू a2 b2, b2 नहीं पता, a2 मतलब क्या होगा, पाई से पाई कट जाएगा, इनटू डायमीटर का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो गया 4 × 10⁻⁶ इनटू वेलोसिटी v2, तो यहाँ पे 10⁻⁶ हो गया कैंसिल। ठीक है, ये 4 है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड होगा तो 4 164/4, और ये जो है ये भी 1/4 ही है, इज नथिंग बट इक्वल टू v2, तो v2 कितना हो गया, 4 4 16 16 4 4 मीटर/सेकंड, वेलोसिटी जो है 4 मीटर/सेकंड से बाहर आ रही है, 4 मीटर/सेकंड के हिसाब से यहाँ पर लिक्विड बाहर। अब सवाल है कि रेंज के लिए वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, वेलोसिटी निकल गई, टाइम निकालना जरूरी है। ठीक है, मान लो कि हम ऐसे देखते हैं कि वाई डायरेक्शन में उसकी मोशन कैसी हो रही है, ऐसे नीचे, और रेंज कैसी होती है, एक्स डायरेक्शन में। ये वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक्चुअल में वेलोसिटी ऐसी है, देखो ऐसी है ना, वेलोसिटी कैसी है, ऐसी है इस डायरेक्शन में, तो जब वेलोसिटी v2 ऐसी होगी तो एक्चुअल में हमको इंक्लाइन कुछ भी नहीं चलता ना, कितने कंपोनेंट, दो कंपोनेंट रहेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है v2 का cos थीटा, और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट v2 sin थीटा है। तो ये कंपोनेंट कौन होता है, ये y एक्सिस के, मतलब ये उसको हाइट से नीचे लाने का काम करता है, और ये होता है जो उसको इस डायरेक्शन में देता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में सब बातें हमने सीखी, तो ये दोनों होते हैं जो रिस्पांसिबल होते हैं यहाँ पर। तो हम एक काम करते हैं, जितना टाइम y डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए लगेगा उतना ही टाइम यहाँ पर भी लगेगा, है ना। तो इन y डायरेक्शन मान लो y डायरेक्शन में यहाँ पर कहीं तो भी जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी होती है, तो इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0, क्योंकि इनिशियली यहाँ तो ऐसे नीचे नहीं गिर रहा है, ऐसे जाता है इनिशियली, सो इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0 है। ay कितना है, ay है उसका -10 मीटर/सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना हो रहा है इस डायरेक्शन में -10। सर -10 कैसे हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे गिरते हैं तो कौन लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, y डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, इसलिए कितना 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर जो है वो वाली वैल्यू यहाँ पे लिखी। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, माइनस में 1.25 मीटर है ना। देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में तो -10 लिया, और डिस्प्लेसमेंट में कितना हुआ, नीचे हुआ, नेगेटिव y डायरेक्शन माइनस। साइन कन्वेंशन का हमेशा हमें ध्यान रखना है। अब हमारे पास में है काइनेमेटिक इक्वेशन, वी हैव s is equal to ut plus half at²। देखो ये काइनेमेटिक इक्वेशन पे आपको याद रहने चाहिए, ये सब बातें बड़ी अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ये बहुत अच्छे से समझ में आता है ना तो ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा हो गया कि पता नहीं क्या चल रहा है ना। देखो मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन ऐसा है, फिर से धीरे धीरे तो है ना। क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ से एक पिस्टन लगा है, लिक्विड के ऊपर प्रेशर आ रहा है, लिक्विड के प्रेशर आ रहा है तो यहाँ से ऐसा लिक्विड जा रहा है, ये लिक्विड जब ऐसे जाता है तो कितनी दूर तक जाता है, रेंज पूछिए
और हम जानते हैं कि रेंज का जो फॉर्मूला होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है रेंज इज नथिंग बट इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। बट वेलोसिटी नहीं पता कि यहां से कितने वेलोसिटी से बाहर आ रहे हैं, नहीं पता कि टाइम कितना लगने वाला है इसको यहां से यहां आने में, है ना। टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट वगैरह सब याद है, प्रोजेक्टाइल मोशन, तो ये टाइम कितना होता है वो नहीं पता। अब यहां पर हम लोगों को दिया है कि यहां से वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है 0.25 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसकी वेलोसिटी 0. मीटर पर ये है, इसकी हाइट दी है 1.25, डायमीटर दिए दोनों के। हमने बोला इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। अगर a1 v1 a2 v2 को इक्वल है तो a1 कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर, r मतलब डायमीटर का हाफ, नहीं कि इधर भी हाफ इधर भी हाफ, दोनों तरफ करने से अच्छा है दोनों तरफ जैसे कि वैसे यूज कर लिया। 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, mm की वजह से 10⁻³ होना चाहिए, जिसका स्क्वायर ले लिया तो 10⁻6 हो गया। 2 का स्क्वायर ले लिया 4 यहां पर, और mm की वजह से 10⁻6 10⁻6 कैंसिल हो गया, और यहां पर ये 4 यहां डिवाइड हो गया, 0.25 को 1/4 लिख लिया। 4 4 जा कितना हो गया 16, 16 1 जा 16 4 जा 64, इन दोनों का डिवीजन कर लिया। वेलोसिटी सेकंड कितनी आ गई, वेलोसिटी सेकंड आ गई 4 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी सेकंड जो है वो 4 मीटर पर सेकंड आ गई है। तो अब यहाँ पर कहीं तो भी हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन से वाई डायरेक्शन में लगने वाला उसका समय निकाल रहे हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर कितना है, ये है -1.25 इज इक्वल टू, ये कितना है, ये है 0, है ना, ये है 0, तो ये 0 हो गया, प्लस 1/2 इंटू ये हो गया -10, ये हो गया -10, है ना। ये कितना है, टाइम कितना है, टाइम कितना है वही तो निकालना है टाइम है यही तो निकालना है। चलो ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पर कहीं तो ये वाला माइनस साइन और ये वाला माइनस साइन कैंसिल हो गया, 2 1 2 5 सो 1.25 इज नथिंग बट इक्वल 5 into t²। तो t² इज इक्वल टू कितना हो गया 1.25 डिवाइडेड बाय 5, 1.25 डिवाइडेड बाय 5, तो टाइम कितना हुआ, टाइम हुआ t² इज नथिंग बट इक्वल टू 0.025 है ना, 0.025, ठीक है 0.025 हो गया। अब t इज इक्वल टू कितना होगा, अगर 0.00 ये आ गया टाइम। अब हमारे पास में टाइम भी है और हमारे पास में वेलोसिटी भी है, तो रेंज कितनी होगी, रेंज होगी कहीं तो भी रेंज होगी v2 मल्टीप्लाइड बाय 0.00, समझ में आ गया कितना होगा। तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। क्या गड़बड़ हो गई यहाँ पर, कुछ छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर हो गई है, स्क्वायर रूट लेते वक्त ये 0.5 होना चाहिए, ये 0.25 होना चाहिए, ये अगर 0.5 है, चलो तो ये हो गया 0.5 मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 यानी कि 2। समझ में आ गया, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए बी ऑप्शन। समझ में आया, तो ये था यहाँ पर कहीं तो भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और उसके बेसिस पर एक जेईई और एनडब्ल्यूटी लेवल का क्वेश्चन भी ले लिया और आपको ये भी पढ़ा दिया कि कहीं तो भी आपको इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यूज इस तरह से करना है। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, बिल्कुल अच्छे से ये सब बातें समझ में आ गई होगी। तो जरूर हमारे लेक्चर्स को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। कहीं तो भी यहाँ पर हम आपको जो भी चीजें फ्लूइड मैकेनिक्स की पढ़ा रहे हैं, बड़े डिटेल में पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लेक्चर्स इसके बनते जा रहे हैं, लेकिन आप लोग जुड़े रहना, आप सारे लेक्चर्स देखते रहना। बस 1-2 लेक्चर्स की बात है, उसके बाद हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, फिर हम चले जाएंगे सरफेस टेंशन वाले पार्ट की तरफ। तो विस्कोसिटी और ये सब चीजों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज थ्योरम के लिए हमारे साथ जरूर जुड़िए। मैं रवि बांडी सर आज के लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। बचाओ एजुटेक की तरफ से आप सभी का धन्यवाद।